मैं आलोक मिश्रा। जैसा कि मैं फर्स्ट क्लास आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की ले ही चुका हूं, सेकंड क्लास में मैं फिर से आया हूं कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की, जो कि आपका एक कहने का मतलब ये है आईटीआई का कोर्स है, जिसमें 1 ईयर का कोर्स होता है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं एक क्लास में आपको बता ही चुका हूँ, सेकंड क्लास मैं फिर से लेकर जिसमें मैं आपको बताऊंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। वैसे तो 5 पीढ़ियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जिनके बारे में अभी जस्ट डिस्क्राइब करूंगा। तो फर्स्टली मैं देखना चाहूंगा जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें आपका है कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे अबेकस जो एक आपके वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 300 ईसा वर्ष पूर्व में एक मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया था, जो सबसे पहले हमारे सामने आई थी अबेकस की डिवाइस, इसका जो 3000 ईसा पूर्व अबेकस की डिवाइस आई थी, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है ना। सेकंड था चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, जिसके बारे में मैंने आपको जब आपने क्लास ली थी तभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि आपके जो चार्ल्स बेबेज हैं, उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का यूज किया था, जो कि आया था आपका 1837 में, मैकेनिकल इंजन, ठीक है ना। सेकंड आपका था ENIAC, यानी जो कि आपका आया था कंप्यूटर 1946 में, जो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है ना। ये आपको जो मैं बता रहा हूं ये कंप्यूटर का इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। फोर्थ आपका ट्रांजिस्टर कंप्यूटर आया था, जो कि आपका आया था 1950s में। 1950 में आपका जो कंप्यूटर आया था वो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर आया था, ठीक है ना। इसमें ये छोटे और तेज कंप्यूटर थे। फोर्थ आपका आया था माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड आपका आया था पर्सनल कंप्यूटर, एंड जो लास्ट था वो इंटरनेट का यूज हम लोग 1990 से करना स्टार्ट किए थे, जो कि दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क था, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम कहीं भी बातचीत कर सकते थे, कहीं भी लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे, तो ये हमारा आया था इंटरनेट का चयन, ठीक है ना। देन आपका स्मार्टफोन एंड टैबलेट, जो कि 2000 से आपका प्रचलन हुआ है, यानी 2000 से अभी से स्टार्ट हुआ है आपका स्मार्टफोन, ठीक है ना। सेकंड स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि जो आपकी पीढ़ियां हैं वो कौन कौन सी थी। जैसा कि मैंने आपको फर्स्टली पहले ही बता चुका हूं कि कंप्यूटर की आपकी जो पीढ़ी थी वो 5 पीढ़ियां थी। पहले आपकी आई थी पहली पीढ़ी, जो कि आपका कार्यकाल था 1946 से लेकर के 1955 तक, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका आया था कार्यकाल सेकंड पीढ़ी, जो कि 1959 से लेकर के लास्ट 1965 तक चला था। उसके बाद आपका थर्ड पीढ़ी आई थी, फिर फोर्थ पीढ़ी, फिर फिफ्थ पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी में हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो 1946 से लेकर के 1959 के बीच में आई, ठीक है ना। मतलब जो हमारी पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर की, जो फर्स्ट पीढ़ी थी, उसमें क्या बताया गया, उसमें यह बताया गया कि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है, यानी ENIAC और UNIAC, इनके प्रमुख उदाहरण थे। आपकी जो फर्स्ट पीढ़ी थी कंप्यूटर की, जो पहली पीढ़ी थी, इनमें हमको यह देखा गया कि जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्टली आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से ही क्वेश्चन बनेगा कि आपकी कंप्यूटर की पीढ़ी का जो चयन था वो कितने साल से कितने साल तक था, ठीक है ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस वो 1946 से लेकर के 1959 तक था, ठीक है ना। सेकंड यहां से क्वेश्चन उठेगा कि इसमें किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है ना। और ये जो थे ये ज्यादा बिजली पैदा करते थे और गर्मी पैदा करते थे। इनके जो प्रमुख उदाहरण थे वो थे आपका ENIAC एंड UNIAC, ठीक है ना। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि ENIAC और UNIAC आपके 2 उदाहरण थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आता है कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसके फायदे क्या थे, ठीक है ना, फायदे यानी एडवांटेज, ठीक है ना। तो अब पहली कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी उसके जो हमारे एडवांटेज थे वो थे कि बहुत तेजी से गणना करती थी, यानी कि जो फर्स्ट वाली हमारी पीढ़ी थी वो आपका कैलकुलेशन काफी तेजी मात्रा से करता था, ठीक है ना। सेकंड था कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, हमने आपको पहले बता दिया गया कि सेकंड जो हमारी पहली पीढ़ी है इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड था वैक्यूम ट्यूब को टेक्नोलॉजी ज्यादा महंगी पड़ती थी, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन था उसका जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत ज्यादा महंगी थी, ठीक है ना। और इसके बाद इन कंप्यूटरों में वैज्ञानिक काम कर सकते थे, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पीढ़ी था उसमें हमारे वैज्ञानिक के माध्यम से वर्क होता था। और जो फिफ्थ है उसमें यह कि इन कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती थी, ठीक है ना। लेकिन जो स्टोर करने की जो क्षमता थी वो फर्स्ट कंप्यूटर में था, यानी फर्स्ट पीढ़ी की जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे वो था। थर्ड है 6 नंबर है आपका वैक्यूम ट्यूब की तकनीक के कारण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हो पाया, यानी कि आपका इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का यूज हो सका। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखना चाहेंगे, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपका पूरा का पूरा इसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है ना, जो एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन है। आप सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है कि इसमें से फर्स्ट जनरेशन के कौन से उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना ENIAC,
ठीक है, ENIAC ENIAC हो गया। सेकंड है आपका यूनिवैक फर्स्ट मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम में दिख रहा है। थर्ड है IBM 701, ठीक है ना, ये सब आपके जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण है। फिर है IBM 650, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पे EDVS यानी कि एडवाइस जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये है आपका EDVAC, ठीक है ना। फिर है आपका मैनियाक MANIAC, तो ये ध्यान रखना एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है उनके उदाहरण कौन कौन से थे, तो जस्ट मैंने आपको बता दिया, ENIAC हो गया, यूनिवैक फर्स्ट हो गया, IBM 701 हो गया, IBM 650 हो गया एंड EDVAC हो गया, और आपका MANIAC यानी मैनियाक इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब इनकी हम विशेषताएं जानते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन की ये फीचर्स, यानी कि इनका जो है फर्स्ट जनरेशन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, ठीक है ना। जो आपका टेक्नोलॉजी था वो किसमें क्या यूज किया, तकनीकी क्या यूज की गई, आपका वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, क्लियर रखिएगा बच्चे, ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब से ये क्वेश्चन फर्स्ट जनरेशन से आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी था वो क्या था, तो अब बता सकते हो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। फिर समय अवधि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसकी जो समय अवधि है यानी टाइम पीरियड, वो क्या था, समय काल, वो था हमारा 1946 से लेकर 1959 तक, ठीक है ना। 1946 से लेकर के 1959 तक हमारा क्या चला है, समय अवधि, टाइम पीरियड, किसका, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फिर उसका आकार पूछा गया था कि आकार साइज क्या था, तो इसमें बहुत बड़े एक पूरे कमरे के बराबर था, यानी कि बहुत बड़ा कमरा था, हॉल टाइप का था, उसमें हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। फिर इसकी गति बहुत कम थी, ठीक है ना, बहुत धीमी थी। प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, तो इसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया था, ठीक है ना। फिर इनपुट आउटपुट क्या देता था, तो इनपुट आउटपुट ये देता था कि पंच कार्ड और पेपर टेप, ठीक है ना, पंच कार्ड के माध्यम से और पेपर टेप के माध्यम से ये इनपुट आउटपुट देता था। फिर ऊर्जा पूछा गया, एनर्जी क्या होती थी, तो अत्यधिक बिजली की खपत, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट ऑफ जनरेशन है इसमें क्या आता था कि अत्यधिक बिजली की खपत और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। यानी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये आपकी अत्यधिक बिजली की खपत करते थे और गर्मी जो थी वो ज्यादा उत्पन्न करते थे, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे मैंने फर्स्ट आपको पहले ही बता दिया, डायग्राम भी दिखा दिया था कि ENIAC हो गया, यूनिवैक हो गया, IBM 650 होगा, IBM 701 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य विशेषता है फर्स्ट ऑफ जनरेशन की। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपका वो कार्यप्रणाली है, यानी फंक्शनैलिटी हम देखते हैं क्या क्या है कार्यप्रणाली। आपको पहले पता कि ये कंप्यूटर जो हमारे फर्स्ट ऑफ जनरेशन है ये क्या करते थे कि एक कंप्यूटर के बारे में केवल एक ही समस्या हल कर पाते थे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के एक बार में केवल एक ही कंप्यूटर को मतलब क्या सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसकी समस्याओं को हल कर सकते थे, ठीक है ना। सेकंड है इनका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और सैन्य गणनाओं के लिए होता था, ठीक है ना। यानी हमने आपको फर्स्ट पहले बताया था कि जो हमारे फर्स्ट ऑफ जनरेशन कंप्यूटर है इनका उपयोग हम वैज्ञानिक तौर पे करते थे, ठीक है ना, ये सैन्य गणनाओं के लिए भी करते थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कार्यप्रणाली फंक्शनैलिटी क्या क्या था पहले मैंने आपको बता दिया कि ये कंप्यूटर केवल एक बार में एक ही गणना करते थे। सेकंड इनका उपयोग हम जो है क्या कहते हैं वैज्ञानिक तौर पे और सैन्य गणनाओं के लिए करते थे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इनके जो उदाहरण है उनका यूज क्या था वो हम आपको बता दें। वैसे तो मैंने आपको फर्स्टली पहले उदाहरण के तौर पे बता दिया था, लेकिन यहां पे मैंने यूज बता दिया कि ENIAC का यूज क्या था, ठीक है ना, यानी उपयोग हम ENIAC का किस लिए करते थे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फर्स्टली ENIAC का जो फुल फॉर्म है वो क्या बन के आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। जो हमारा ENIAC है वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म है वो ये बिल्कुल आ रहा है। इसमें क्या हुआ था कि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर जिसे युद्ध संबंधी गणनाओं के लिए बनाया गया था। जो हमारा ENIAC कंप्यूटर था इसका यूज हम केवल युद्ध गणनाओं के लिए ही करते थे, ठीक है ना। सेकंड आपको यूनिवैक है, यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था यूनिवैक था, ये पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था, यानी व्यवसायों के लिए जो हमारा कंप्यूटर यूज किया गया था वो यूनिवैक का था, ठीक है। तो ध्यान रखना, उदाहरण के तौर पर मैंने ENIAC को यूनिवैक का ही रखा है, इसके बारे में बताया। ENIAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और यूनिवैक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ENIAC का यूज किस में किया गया वो बता दे, यूनिवैक का यूज किस में किया वो चीज मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, 2 मिनट।
तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी। जस्ट मैंने आपको मेंशन कर दिया, कंप्यूटर का फर्स्ट पीढ़ी जो था वो 1946 से लेकर के 1959 तक इसका प्रचलनकाल था। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे, इनका जो कार्यकाल था, टाइम पीरियड था, वो 1956 से लेकर के 1963 तक था, ठीक है ना। ध्यान रखना, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे, इनकी जो कार्यकाल था, टाइम पीरियड था, वो 1956 से लेकर के 1963 तक यूज किया गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें क्या यूज किया, यानी पहली पीढ़ी जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। लेकिन इस कंप्यूटर यानी सेकंड कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या यूज किया गया, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो हमारा सेकेंड ऑफ जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें हमने किसका यूज किया है, इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, ठीक है ना। और ये जो थे, ये कंप्यूटर छोटे और तेज सस्ते वाले थे, ठीक है ना। हमारा जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इनका इस्तेमाल बहुत छोटे और तेज, सस्ते और अत्यधिक ऊर्जा कुशल वाले थे, ठीक है ना। इनका जो यूज है असेंबली भाषा और कोबोल, फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल भाषाओं का उपयोग हुआ। यानी कि जो हमारा सेकेंड जनरेशन है, इसमें जो हमारी भाषा थी वो यानी लैंग्वेज थी, वो किसमें थी, असेंबली भाषा थी, और कोबोल, फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल भाषाओं का उपयोग किया गया, ठीक है ना। इनका जो मैग्नेटिक आप देख लें, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। इनके जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं कि IBM 1401 और यूनिवैक 1108 का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन जो है, यानी कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनका जो एग्जांपल है वो ये है IBM 1401 एंड यूनिवैक 1108। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, 2 मिनट। हाँ, तो बेटा हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। जो हमारा डायग्राम वो कुछ ऐसा दिखता था। ये हमारा जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है ना, या दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, ये हमारा कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है ना। इसके बारे में जो विस्तृत है वो मैं आपको जस्ट अभी मेंशन भी करूंगा कि क्या क्या इनकी विशेषताएं थे, क्या इनके गुण थे, क्या इसके अवगुण थे, ठीक है ना। बट लेकिन इस डायग्राम को अभी शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम पीपीटी जब आपको पीडीएफ जब शेयर करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनकी विशेषताएं, यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी की फीचर्स, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जो हमारा मुख्य घटक था वो ट्रांजिस्टर था। हमने फर्स्टली आपको पहले ही बता दें, वैसे विशेषताएं बताने की, जो कि फर्स्टली मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था कि इनका जो इनमें सबसे पहले आया था वो ट्रांजिस्टर था। इनकी समय अवधि 1956 से लेकर के 1963 तक था, और इनकी साइज जो थी वो पहले कंप्यूटर से थोड़ा छोटे थे, है ना। तो ये सारी चीजें, बट लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि इनका जो मुख्य घटक है यानी मेन कंपोनेंट जो है वो ट्रांजिस्टर था, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था, हमारा था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर है। इनकी समय अवधि टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1963 तक था, और इनका जो आकार था वो पहली पीढ़ी से छोटे थे। यानी कि जो हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, ये पहली पीढ़ी से छोटे थे, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से छोटे थे। इनकी गति तेज और बेहतर थी, यानी अगर हम इनका तुलना कंपेयर किया जाए, कंपेयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखा जाए तो सेकंड जनरेशन की जो गति थी वो फर्स्ट जनरेशन से तेज और बेहतर थी, यानी हम कह सकते हैं इक्वालिटी थोड़ा बढ़िया थी, ठीक है ना। ऊर्जा हम एनर्जी देखते हैं तो कम बिजली खपत और कम गर्मी थी, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, ज्यादा बिजली थी और ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती थी, ठीक है ना। इनकी मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क था। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में हो सकता है, पूछ सकता है कि जो हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें कौन सी मेमोरी यूज की गई थी, तो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है ना। इनकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो असेंबली भाषा, फोर्ट्रान और कोबोल थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये है हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनके एग्जांपल। मैंने फर्स्टली आपको पहले ही बता दिया था कि IBM 1401 है, IBM 1794 है, यूनिवैक 1107 है, और CDC 1604 और हनीवेल 400 का यूज किया गया था इनके उदाहरण के तौर पे। अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के फायदे, यानी एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर।
इनके एडवांटेज मैंने फर्स्टली आपको पहले बताया, पहली पीढ़ी के क्या एडवांटेज है, अब सेकंड पीढ़ी के हम एडवांटेज देखेंगे। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर को रखने के लिए कम स्पेस की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है इसके जो कंप्यूटर हैं इनको रखने के लिए हमें कम मतलब कम क्या कह सकते स्पेस की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है ना। सेकंड जनरेशन जो था वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे, जबकि फर्स्ट कंप्यूटर जो थे वो जल्दी गर्मी उत्पन्न करते, लेकिन हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो क्या करते, जल्दी गर्म नहीं होते थे। ये अपने आकार के कारण कम बिजली खर्च करते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे ये अपने आकार के कारण कम बिजली खर्च करते थे। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफी अच्छी थी, ये डेटा को माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर लेते थे। यानी जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है इनकी जो काम करने की स्पीड जो थी वो काफी अच्छी थी, मतलब अगर हम तुलना करें फर्स्ट जनरेशन की तुलना से तो इनकी स्पीड काफी अच्छी थी और ये माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर लेते थे, क्या गणना, यानी डेटा को माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर लेते थे। फिर पांचवा पॉइंट है कि पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना आसान था, यानी जो हमारी सेकंड ऑफ जनरेशन कंप्यूटर है ये पहली पीढ़ी के मुकाबले क्या था, इनके कंप्यूटरों को मेंटेन करना बहुत आसान था। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। आप देख सकते हैं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर के नुकसान, यानी डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इनका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि कंप्यूटर को लगातार मेंटेन रख रखाव की जरूरत पड़ती थी, यानी सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उनको लगातार रख रखाव यानी मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती थी। इसका इस्तेमाल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए ही किया जाता था, यानी हमारा जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है इनका उपयोग हम कुछ क्या कह सकते हैं ऐसे काम, विशेष काम जब पढ़ते तो वहां पे ही करते थे। फिर इन कंप्यूटर को इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि उसमें इनपुट करने के लिए पंच कार्ड के साथ अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन इसमें सिर्फ कंप्यूटर को इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना मुश्किल था, यानी कि जो हमारा कॉमर्शियल था प्रोडक्शन करना था वो हमारा क्या था, मुश्किल था, किसमें, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है अब तीसरी पीढ़ी है, यानी कि अभी तक मैंने फर्स्ट पीढ़ी सेकंड पीढ़ी के बारे में आपको बताया, अब हम आपको बताएंगे जनरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, ठीक है ना। अब इसकी जो अवधि थी वो 1963 से लेकर के 1972 के अप्रोक्सीमेट थी, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इनकी जो हमारी अवधि थी वो 1963 से लेकर के 1972 के बीच में थी। और सेकंड जो हमारा सेकंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, बट लेकिन जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखना कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें हम आईसी का उपयोग किए, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया। जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें ट्रांजिस्टर को छोटा करके हम सिलिकॉन चिप पर रखते थे, ठीक है, जिसके का कंप्यूटर की गति और दक्षता में काफी वृद्धि हुई। मतलब ट्रांजिस्टर का उपयोग, सिलिकॉन चिप का उपयोग करके इसमें क्या हो गया, गति और दक्षता में काफी वृद्धि हुई, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। ये ध्यान रखना जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है इनका जो आविष्कार था वो किसने किया, जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग टाइम रिपेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। ध्यान रखना जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते थे। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इनकी अवधि यानी पीरियड काल क्या था, 1963 से लेकर के 1972 तक था। और इनमें जो कौन सी सर्किट यूज किए, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया गया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी जगह पे, ट्रांजिस्टर की जगह, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इनके उदाहरण, ठीक है ना। तो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के फायदे क्या थे, एडवांटेज ऑफ थर्ड कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। हम देखते हैं इनके फायदे क्या थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, ठीक। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार पिछली दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटरों के मुकाबले काफी छोटा था। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, जो हमारा सेकेंड जनरेशन था, उनके मुकाबले थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो आकार था वो कम था, ठीक है ना। सेकेंड ये है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत कम मात्रा में बिजली
खर्च करते थे। यानी कि जो हमारी सेकेंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की तुलना में बहुत कम बिजली खर्च करते थे। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं हुआ करते थे। और हम अभी तक देखें, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो बहुत अत्यधिक मात्रा में गर्म हो जाता था, तो कोई भी काम करता तो तुरंत गर्म हो जाता है। लेकिन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो उससे कम गर्मी उत्पन्न करता था। लेकिन जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो क्या कह रहा है कि ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होते थे, यानी काम करते थे लेकिन इतनी जल्दी वो गर्म नहीं होते थे। फिर चौथा पॉइंट कहता है कि इसमें डेटा को कैलकुलेट करने की स्पीड काफी तेज थी। यानी कि जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें कोई भी वर्क हम करेंगे तो डेटा को स्पीड करने की जो गति थी वो काफी अच्छी थी, या कहते थे काफी तेज थी। फिर नंबर 5 पॉइंट है कि इस कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना काफी आसान था, मतलब इस कंप्यूटर को हम मेंटेन करके अच्छे से रख सकते थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के नुकसान क्या थे, डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है ना, अभी तक मैंने आपके तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के फायदे देखे थे, अब हम इसके नुकसान देखेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान थे। तो पहला हम देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे, लेकिन इसके बावजूद इनको ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत पड़ती थी। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये गर्मी तो बहुत कम उत्पन्न करते थे, लेकिन इनको अगर हम ये कह सकते हैं कि इनको हम रखने के लिए, इनको ठंडा रखने के लिए हम क्या कहते हैं, एसी की उपयोग करते थे, जरूरत पड़ती थी। ठीक है ना। और नंबर 2 है आईसी चिप को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर तीसरा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफी महंगे हुआ करते थे। जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसकी जो कंप्यूटर जो क्या थे वो काफी महंगे थे। फिर फोर्थ है, उस समय में आईसी चिप को रिपेयर करना काफी मुश्किल हो, यानी कि जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए थे 1963 से लेकर के 1974 तक, तो उस समय क्या था, इनकी जो आईसी चिप थी उसको रिपेयर करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक है। नंबर 5 है, आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्पेशल वर्कर की जरूरत पड़ती थी। यानी जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी जो आईसी चिप है, इसके साथ इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें काफी वर्कर की इस्तेमाल करना पड़ता था, जरूरत पड़ती थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इसका डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डायग्राम। ठीक है ना। ऐसा कंप्यूटर आप लोगों ने अभी तक देखा भी है, बहुत जगह पे यूज भी होता है। तो ये आपका है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। जो हमारा तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय थे। यानी जो हमारे तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर है वो पहली और सेकंड पीढ़ी के तुलना में क्या थे, काफी विश्वसनीय थे। इनका ये आकार में छोटा और तेज, लेकिन रखरखाव में अभी भी कठिन, अन्य पीढ़ी की तुलना में कम ऊर्जा की खपत थी। यानी जो हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इनकी जो तुलना, पीढ़ी की जो तुलना हम अन्य पीढ़ी की तुलना करें सेकंड और फर्स्ट से, तो ये इनमें ऊर्जा की खपत कम थी। ठीक है ना। इसमें एसी की जो आवश्यकता पड़ती थी, यानी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की जो आवश्यकता थी वो किसमें थी, एसी की। ठंडा होने के बावजूद भी इसमें हमें एसी की आवश्यकता पड़ती थी। फिर माउस और कीबोर्ड का उपयोग किया गया। हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने माउस और कीबोर्ड का यूज किया, और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रान, फर्स्ट टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल का उपयोग किया गया। ध्यान रखना, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के जो हमारे उदाहरण है वो कौन कौन से, फॉर्ट्रान फर्स्ट से लेकर के फोर्थ, एंड कोबोल और पास्कल, बेसिक, एल्गोल का उपयोग किया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आती है आपकी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ जो हमारा 3 था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको मैंने बता दिया, मेंशन भी कर दिया। इनकी टाइम पीरियड क्या था, इनमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया गया, इनकी विशेषताएं क्या थी, इनका क्या कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना। जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी वो लगभग 1970 से लेकर के 1985 तक चलन में आया। यानी जो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये 1970 से लेकर के 1985 तक
चलन में आया, यानी टाइम पीरियड इनका क्या था 1970 से लेकर के 1985 तक। ये ध्यान रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी का जनरेशन काल क्या, टाइम पीरियड क्या था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के उपयोग से चिन्हित है। अभी तक हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अलग अलग यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें हम ये देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का यूज किया गया था, ठीक है, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज, अधिक शक्तिशाली और किफायती बने रहे, ठीक है, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी क्रांति और नेटवर्क व इंटरनेट की शुरुआत की। हमारा कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है, यहाँ से हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है ना। इसमें CCC पे है, C+ है, CCC है, तो ये आपकी क्या है इस पीढ़ी में यूज किया गया कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि चौथी पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर हैं वो कैसे थे, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखते थे जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं, यानी की फीचर्स देखते हैं। जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसमें ये प्रयोग किया गया माइक्रो प्रोसेसर, VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी क्रांति का यूज किया गया, उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी, नेटवर्किंग कौन कौन सी थी। तो हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ किसमें, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ये ध्यान रखना कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट के अलावा किसका यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर समा सकने लगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पे चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या होता था कि इसमें एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर यूज में लाए जा सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद VLSI टेक्नोलॉजी है। VLSI आपको मैंने बता दिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड क्या था, इंटीग्रेशन क्या था कि तकनीक का उपयोग हुआ जिसने कंप्यूटर को छोटा और सस्ता बनाया, यानी VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जिससे कंप्यूटर का जो आकार था वो छोटा हुआ और सस्ता हुआ, यानी उनकी जो लागत थी वो कम हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी क्रांति, इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर आम हुए, जिससे कंप्यूटर हर घर और ऑफिस में तब पहुंच सके, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जैसे ही आया, चलन में आया, इससे हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग कर देखने को मिलता, ठीक है ना। उसको उच्च स्तरीय भाषाएं हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी, इसमें C और C++, एंड पास्कल, कोबॉल और फोर्ट्रान जैसी भाषाओं का विकास हुआ। तो जो हमारा सॉरी बच्चों, एक्चुअली में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, इसलिए मैंने अभी जस्ट रोक दिया था क्लास को। अब हम बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषाएं यानी हाई लेवल लैंग्वेज की। तो इसमें C एंड C++ लैंग्वेज का यूज किया गया था। ये ध्यान रखना, CCC ना ध्यान रखना बच्चे, C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, और इसके साथ पास्कल एंड कोबोल और फोर्ट्रान जैसी भाषाओं का भी यूज किया गया था। कोबोल एंड पास्कल जैसी भाषाओं का भी यूज किया गया था, देख रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। और इसमें अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्किंग, यानी कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ा जाने लगा, जिससे इंटरनेट का उदय हुआ, ठीक है ना। यानी जो हमारे कंप्यूटर थे इनको हमने क्या किया है, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, नेटवर्क का उदय हुआ। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं एग्जांपल का, यानी एग्जांपल कौन कौन से थे। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये ध्यान रखना, जो हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था वो कौन सा, इंटेल 4004 था। उसके बाद इसमें आया उदाहरण के तौर पर अल्टेयर, एप्पल, कॉमोडोर, एंड उसके बाद IBM पर्सनल कंप्यूटर, PC आया। फिर क्रे1 पहला सुपर कंप्यूटर, ये ध्यान रख, जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर आया था वो कौन था, क्रे1 था, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के जो फायदे क्या थे। अब एडवांटेज देखते हैं कि क्या कहते थे कि नंबर 1, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में काफी अच्छी थी। यानी हम कह सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, उनकी तुलना में हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो काफी अच्छी थी।
मतलब ठीक ठाक बढ़िया थी। फिर सेकंड, इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में काफी छोटे होते थे, यानी जो हमारे सेकंड फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है इनका जो आकार था वो काफी छोटा था। फिर नंबर 3 है कि इन कंप्यूटरों को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी इनको इनके रख रखाव की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इनको एक जगह पे जहां रख दो वहां पे ये सीमित रहते थे। फिर फोर्थ है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते होते थे और आसानी से मिल जाते थे, यानी जो हमारे फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है ये सस्ते भी थे और आसानी से मार्केटों में हमें उपलब्ध भी थे, ठीक है ना। फिर नंबर 5 है कि इन कंप्यूटरों को बहुत कम एसी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में गर्मी पैदा करते। जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है इसमें एसी की आवश्यकता हमें बहुत कम रहती थी, और क्योंकि ये हमें जो है गर्मी काफी कम उत्पन्न करते थे। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज्यादा रिलायबल थे और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते। जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। फिर नंबर 7 है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते थे, यानी कि जो हमारे फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है ये क्या करते थे, डेटा को काफी ज्यादा मात्रा में स्टोर करते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे नुकसान क्या था, यानी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के नुकसान डिसएडवांटेज। तो फर्स्टली पहला है कि इस जनरेशन में जिस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था उसे बनाना एक मुश्किल काम था, यानी जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था इसका जो नुकसान था वो ये था कि इसमें जिस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते थे उसे बनाना काफी मुश्किल था। सेकंड था, माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी, यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप जो था उसको बनाने के लिए हमें काफी अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है ना। फिर थर्ड था कि इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन की जरूरत पड़ती थी, यानी नॉर्मल कूलिंग फैन होते थे तो अगर वो चलते रहते तो जिससे ये कंप्यूटर हमारे ठंडे रहते थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या था। नेक्स्ट स्लाइड हमारा 5वीं पीढ़ी आ गया, ठीक है ना। अब कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था इसका कार्यकाल कब से कब तक था, इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया गया, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी है वो वर्तमान समय की पीढ़ी है, यानी जो अभी जो हमारी पीढ़ी चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। 1984 से लेकर के जो अभी तक पीढ़ी है वो हमारी क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो ये ध्यान रखना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखना कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया गया, समानांतर प्रसंस्करण, पैरेलल प्रोसेसिंग और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये हमारी AI, पैरेलल प्रोसेसिंग और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है, जिसका लक्ष्य इंसानों की तरह सोचने, समझने और जटिल कार्य जैसे भाषा समझना, छवि पहचान करने वाले कंप्यूटर बनाना है, और इसके उदाहरण लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। जो हमारा आप अब देख ही रहे हैं कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में क्या AI का यूज होने लगा है ना, ULSI का यूज होने लगा है। तो ये सब चीजें जो है आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये इनके 5वीं पीढ़ी के उदाहरण है, ठीक है ना। अब हम देखें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जो हमारा डायग्राम है जैसा ऐसा कुछ दिखता था, ये जो है 1980 से लेकर के अभी तक प्रेजेंट में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि विशेषताएं क्या थी, यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इनका फीचर्स क्या क्या था। तो ये देखते हैं कि नंबर 1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का यूज किया गया। पहले मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को खुद सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना, जैसे रोबोटिक और न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विशेषताएं हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के माध्यम से हम क्या करते, रोबोटिक्स तैयार करते, रोबोट तैयार करते जो इंसानों के माध्यम से इंसानों की तरह बोलता है। आजकल इनका यूज भी होने लगा है ना। फिर दूसरा ULSI तकनीक, यानी इसमें हमने ULSI तकनीक का भी यूज किया। एक ही चिप में लाखों ट्रांजिस्टर फिट करना, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा ULSI है तकनीकी है वो एक ही चिप में लाखों ट्रांजिस्टर का यूज करना, फिट करना, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज होते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें समानांतर प्रसंस्करण का भी यूज किया गया था कि एक साथ कई गणनाएं करना, मतलब ये एक साथ कई गणनाएं कर सकता है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है ना। फिर नंबर 3 इसका पॉइंट है कि प्राकृतिक भाषा समझना यानी NLP, इंसानी भाषा को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि मनुष्य जो हम लोग बोलते हैं, रोबोट उस माध्यम को समझना, उस भाषा AI के माध्यम से समझना, वो हमारा क्या है, प्राकृतिक भाषा समझना, यानी कि जो विशेषताएं हैं वो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज,
ठीक है। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो कौन कौन सी थी, वो थी आपकी पाइथन, C++, जावा, नेट का उपयोग किया गया। ये ध्यान रखना जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं वो कौन कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी, पाइथन था, C++ था, जावा था और नेट का उपयोग किया गया। फिर नंबर 5 है छोटे आकार और पोर्टेबिलिटी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट, यानी कि इनमें जो छोटे छोटे आकार के हमारे पोर्टेबिलिटी कंप्यूटर यूज के लैपटॉप, जिसको हम पोर्टेबल भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप हो गया और टैबलेट हो गया, सारी क्या हो गई, ये हमारी इनके उदाहरण। फिर अब देखते हैं मतलब 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के उदाहरण यानी एग्जाम्पल। जो हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें हम ये देखते हैं कि लैपटॉप का यूज किया गया, डेस्कटॉप का यूज किया गया, टैबलेट का यूज किया गया, स्मार्टफोन का यूज किया गया, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर पीढ़ी, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के जो फायदे हैं, एडवांटेज, वो कौन कौन से हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि इस कंप्यूटर की स्पीड पिछली सभी पीढ़ियों की कंप्यूटर के मुकाबले ज्यादा है। जो हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो 1st, 2nd, 3rd, 4th जनरेशन की तुलना में ज्यादा स्पीड देते थे, ठीक है ना। फिर नंबर 2 है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को रिपेयर करना आसान है। हमारा जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इन कंप्यूटरों को रिपेयर करना बहुत आसानी से हम इनको रिपेयर भी कर सकते हैं। फिर नंबर 3 है कि अपने छोटे साइज के कारण 5th जनरेशन के कंप्यूटर काफी हल्के होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर है ये अपने साइज के कारण क्या होते थे, काफी हल्के होते थे। फिर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता था, यानी कि रखरखाव अच्छे से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 5वां है कि इन कंप्यूटर को किसी भी स्थान में लेकर जाया जा सकता है। आपने देखा लैपटॉप, टैबलेट है, डेस्कटॉप है या आपका मोबाइल फोन है, ये सब क्या हम कहीं भी लेकर के जाकर के रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यह है कि ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय है। और नंबर 7 इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। नंबर 8 है यह कंप्यूटर जल्दी गर्म नहीं होते थे। तो ये है आपके कंप्यूटर के फायदे 5वीं पीढ़ी के। अब हम देखते हैं इनके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कंप्यूटर के जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर के जो नुकसान है वो कौन कौन से हैं। वो आपके हैं कि इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। फिर नंबर 2 है कि इन कंप्यूटर्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी तक AI को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। मतलब 5वीं पीढ़ी जो है इनमें हम AI का यूज तो करते, लेकिन अभी तक हम ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से AI का यूज नहीं किया गया है। फिर नंबर 3 है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए जटिल टूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं, यानी इनमें जो जटिल टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है 5वीं पीढ़ी में, जो आसानी से हमें मार्केटों में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये था हमारी 5वीं पीढ़ी जो था। अभी तक मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरी बता दी। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही है, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास।